हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भू राजस्व व्यवस्था पे हम चर्चा कर रहे थे। आज रैयतबाड़ी महालबाड़ी पे चर्चा करेंगे। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं। रैयतबाड़ी व्यवस्था। तीन व्यवस्थाएं लागू थी राजस्व के लिए। पहला था स्थायी, दूसरा रैयतबाड़ी और तीसरा महालबाड़ी। ये 19% पर कुल भूभाग के लागू था। रैयतबाड़ी 51% पे लागू था और महालबाड़ी 30% पे लागू था। हमने तालुकेदारी, साथ ही पंचशाला व्यवस्था और स्थायी बंदोबस्त पे हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे रैयतबाड़ी पे, महालबाड़ी पे और फिर तीनों का हम एक सम्मिलित रूप से अंतर को बताएंगे। तो रैयतबाड़ी पे चर्चा करते हैं। रैयतबाड़ी है क्या? रैयतबाड़ी, रैयत का मतलब होता है किसान, यानी कि डायरेक्ट अब बिचौलिए का काम खत्म हो गया। यानी कि जो जमींदार होते थे, जमींदार को हटा दिया गया बीच से। अब सरकार और किसान डायरेक्ट एक दूसरे से संपर्क करते थे राजस्व में, यानी कि बिचौलिए नहीं रह गए। तो क्या किसान पैसा लेकर के जाकर के अंग्रेज को देता था, गवर्नर को? भाई डायरेक्ट का मतलब गवर्नर को देता रहा होगा, तो ऐसा नहीं है। एक जो राजस्व विभाग था, राजस्व विभाग को और मजबूत किया गया, यानी इसका विस्तार किया गया। जब राजस्व व्यवस्था का विस्तार किया गया तब इसमें कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई गई। की संख्या में इजाफा हुआ। अब इजाफा होगा तो यही कर्मचारी जाकर के गांव-गांव में पैसा वसूली करेंगे। इनको इस क्षेत्र में वसूली करना है, इनको इस क्षेत्र में, इनको इस क्षेत्र में। अब ये किसान जो सरकार ने निर्धारित किया था राजस्व, तो क्या ये जाएंगे? कर्मचारी तो बड़े ईमानदार होंगे कि नहीं, देखो भाई हम बहुत ईमानदार हैं, राजा हरिश्चंद्र हैं हम, सरकार ने आपसे 10 रुपया लेने को कहा है, आप हमें 10 रुपया दे दो, हम चले जाएंगे। या ये ऐसा कहेंगे कि सरकार ने तो 10 रुपया कहा लेकिन हमें आपसे 12 लेना है, आपको 12 देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 2 रुपया हमारे पेट्रोल का दाम कैसे लगेगा, तो आप ला के दे जाना। कुल मिलाकर के ऐसी व्यवस्था पे क्या गुण थे, क्या दोष थे, इसे बताएंगे। इसके पहले जान लेते हैं कि रैयतबाड़ी व्यवस्था लागू कब हुआ। रैयतबाड़ी व्यवस्था 1792 में 1792 में तमिलनाडु के एक जिला था बारामहल। में तमिलनाडु का एक जिला था बारामहल। यहां पे लागू किया गया। बारामहल में लागू किया गया और लागू करने वाले जो महोदय थे उनका नाम था कर्नल रीड। इन्होंने सोचा कि अगर हम राजस्व व्यवस्था के लिए डायरेक्ट किसान से, ये अपनी थ्योरी भी देते थे कि जितने बिचौलिया बढ़ते जाएंगे
बढ़ते जाएंगे उतना ही भ्रष्टाचार बढ़ेगा। यानी हर किसी को एक छोटा सा कहानी है। एक राजा था, एक राज्य है, ये महल है, और यहाँ पर एक सेठ, मान लीजिए राजा तो अब कहना अच्छा नहीं लगेगा, एक सेठ है। अब उस सेठ ने एक नौकर रखा था। अब वो नौकर सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात का भोजन और रात का फिर दूध, ये व्यवस्था सेठ का करता था। अब जब सेठ के लिए दूध ले जाना होता था तब 1 लीटर दूध में 1 लीटर पानी डालता था और फिर दोनों मिला देता था। जब तब 1 लीटर अपना ले लेता था और 1 लीटर सेठ के पास जाता था। यानी कि सेठ को लगा कि हमें कुछ दिक्कत हो रही है और इस नौकर पे विश्वास इनका कम हुआ, लेकिन इनको केवल शंका मात्र था और इस शंका को दूर करने के लिए इन्होंने एक नौकर और रख दिया। एक नौकर और रख दिया। अब इस नौकर ने इस नौकर से कहा कि भाई तुम ऐसा करते थे इसलिए हम आए हैं। कहीं तब तो इन्होंने कहा दूध तो हमको ही पीना है। अभी 1 लीटर में बनता था 2 लीटर, अब इसमें आधा लीटर पानी और डाला गया, अब 1 लीटर का बना 2.5 लीटर। अब इसको किया गया 3 जगह, अब एक ये दोनों पीते, एक ये पीते, एक ऐसे करते, एक नौकर और आ गया। करते करते 4 नौकर सेठ ने कर लिया और 4 नौकर में फिर सेठ जब चौथा नौकर आया तब सेठ सो रहे थे और दूध केवल इनके मोछ में जाके लगा दिया गया और बताया गया कि आपने दूध पिया है, बाकी नौकर बांट के पी लेते थे। कहने का तात्पर्य यह है कि जितने ही संख्या बढ़ती गई भ्रष्टाचार का लेवल बढ़ता गया। ये मैंने नहीं, ये कर्नल रीड की बताई हुई कहानी है, जो इन्होंने जब बताया कि जितने बिचौलिया बढ़ जाएंगे उतने ही भ्रष्टाचार बढ़ने के चांस होगा, और उन्होंने इस एग्जाम्पल को बताया था कि इस तरह का स्थितियां होती हैं भ्रष्टाचार में। यानी कि इन्होंने सोचा कि हम बिचौलिया ही समाप्त कर देते हैं और बिचौलिया समाप्त करने के बाद में हम केवल जनता से यानी रैयत से यानी किसान से हम सीधे जब राजस्व लेंगे तो इसमें हमारा भी फायदा होगा और किसान का भी फायदा होगा। किसान का लाभ और सरकार का लाभ, दोनों का लाभ होगा। सोच तो इनकी बहुत अच्छी थी, सोच इनकी बहुत अच्छी थी, लेकिन ये कहाँ पे डिफीट खा गए आगे देखिएगा। 1792 में तमिलनाडु के बारामहल में पहली बार रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। उसके बाद में 1825 में बंबई में एल्फिंस्टन महोदय के द्वारा बंबई में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया। यानी संपूर्ण भूखंड का 51% भाग पे रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू थी। अब कर्नल रीड ने जो भी सोचा तो इन्होंने बेहतर ही कि अगर बिचौलिए जब नहीं रह जाएंगे तो किसान को भी अत्यधिक कर नहीं देना होगा और सरकार को भी बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं झेलना होगा। इनके गुण में इनकी अच्छाइयाँ क्या थी इस व्यवस्था की कि एक तो बिचौलिया समाप्त हो गए, बिचौलिया समाप्त हो गए।
इधर गवर्नमेंट और इधर फार्मर्स, यानी कि जीएफ मतलब गर्लफ्रेंड में समझ लीजिएगा, सरकार और किसान के बीच कोई मीडिएटर नहीं रहा। ये अच्छाई है। दूसरा, लगान की अदायगी, ये बताया गया कि अगर लगान की अदायगी अब नहीं की जाएगी तो जमीन जब्त कर ली जाएगी। क्योंकि अब आपके अंदर बिचौलिया नहीं है। अब आप ये नहीं कह सकते हो कि जो है हमसे बहुत ज़्यादा धन लिया गया है, क्या है। यानी एक तरफ बिचौलिया समाप्त हुए, दूसरा ये व्यवस्था बनाई गई कि आप अगर लगान नहीं दे पाएंगे तो आपसे भूमि जब्त कर ली जाएगी। और तीसरा कहा गया कि लगान 55% से 33% के बीच था, यानी कि ओवरऑल 1/2 यानी कि 50% लगान वसूल किया जाता था, लगान वसूला जाता था। ये तो इनके अच्छाइयाँ हो गई। लेकिन अब इन्हीं अच्छाइयों में क्या क्या निकल के आएगा। अगर बिचौलिए समाप्त किए गए, बिचौलिए समाप्त कर दिए गए तो बिचौलिए कितना बढ़ेंगे। जो सरकारी कर्मचारी हैं ये सरकारी कर्मचारियों की संख्या बढ़ा। अब ये जब संख्या बढ़ेगा तो इनका वेतन दिया जाएगा। तो वेतन कहाँ से दिया जाएगा? वेतन कहाँ से दिया जाएगा? जो राजस्व वसूला जाएगा उसी में दिया जाएगा। और राजस्व किसानों से वसूला जाएगा। यानी कि जो किसान हैं, एक तो राजस्व जितना दे रहे थे उस राजस्व में थोड़ा सा और ऐड कर दिया गया। ऐड कैसे किया गया? सरकार ने सोचा कि अब जो कि मीडिएटर है नहीं, तो हम जितना लेते थे उसमें थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और थोड़ा हमको भी फायदा और हो जाएगा, थोड़ा किसानों को बच जाएगा। मान लीजिए पहले एक क्षेत्र से, कोई एक्स क्षेत्र है, यहाँ से पहले 500 रुपया वसूली की जानी थी और 50 रुपया वसूली की जानी थी जमींदार का, यानी 550 वसूली करना था स्थायी बंदोबस्त में। लेकिन यहाँ पे अब क्या किया जाएगा कि 500 रुपया सरकार का हुआ। सरकार ने सोचा कि भाई ये जो 50 रुपया जमींदार वसूलते थे, अब इसमें 25 हम ले लेते हैं और 25 किसान का बचत हो जाता है, यानी 525 रुपया अब वसूला जाना है। ये तो हो गया सरकार के नियमानुसार। उसके बाद सरकार ने सोचा कि भाई हमने कर्मचारी बढ़ाया है, हमें इनका वेतन भी देना है, और वेतन देने के लिए अगर हम अपने जेब से देंगे तब तो हमारा फ़ायदा ही नहीं है। और जो कि अब जमींदार हैं नहीं, तो हमसे 550 बताते थे, 600-700 वसूलते थे, तो हम 5 रुपया तो बढ़ा ही सकते हैं। 5 रुपया किसके लिए बढ़ाया गया? ये जो कर्मचारी बढ़ाए गए थे। अब कितना हो गया? अब हो गया 200। अचानक से लाइट चली गई थी, यानी कि 5 रुपया बढ़ा दिया गया। किसके लिए बढ़ा दिया गया? वेतन के लिए। अब यहाँ पे हो गया 530 रुपया। अब इतने पे भेजा गया किसको? एक कर्मचारी को एक किसान के पास, कि आप जाइए और इस क्षेत्र से 530 रुपया वसूल के लाना है। अब 530 रुपया वसूलना है, ये बात किसके दिमाग में है? कर्मचारी के दिमाग में है। और रैयत से ये फिक्स नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ये स्थायी नहीं है, ये एक अनुमान है। किसका अनुमान है? सरकार का। ये अनुमान है। अब यहाँ पहुँचने के बाद में कर्मचारी ने देखा कि यहाँ पे हुआ है 100 कुंटल अनाज हुआ है।
अब 100 कुंटल अनाज में 50 कुंटल हुआ सरकार का और 50 कुंटल हुआ किसान का। 50 किसान का हुआ, 50 सरकार का हुआ। अब जो कि 50 कुंटल अगर नगद में जाता है तो कितना बनता है, और रैयत बाड़ी में 1/2 किसान के लिए लिया जाता था, उसमें नगद या अनाज के रूप में लिया जाता था। अब 50 कुंटल तो हो गया, मान लीजिए 50 कुंटल बना जा कर के 500 रुपये का, 50 कुंटल बना 500 रुपये का, लेकिन इन्हें वसूली कितना करना है, 530 रुपये का। तो अब ये इस पर 55 करेंगे, 55 करेंगे कि 55 दीजिए, 55 मांगेंगे तब 550 रुपया इनका फिर बनेगा, क्योंकि 20 रुपया ये बेईमानी करेंगे। और उसके बाद धीरे धीरे जब इनके पास बचा 45 रुपया, और कहीं अगर एक बार में नहीं दिए, दोबारा जाना पड़ा, तब ये हो जाएगा कितना, फिर ये हो जाएगा 55 की जगह पे 60, यानी 55 की जगह पे भी वसूली करेंगे 60 का। यानी करते 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 कई ऐसे, मान लीजिए 55 लिया गया, 85 लिया गया, 50 के बाद में और कई कर लगते थे, वो देना पड़ता था। यानी कि अब किसानों के पास मात्र 30 से 40 बचता था। यानी कि जितने रैयत सीधे अंग्रेज़ों के पास गए, तो उसमें से जितना जमींदार वसूली करते थे, उससे ज़्यादा करप्शन इनमें हावी हो गया, क्योंकि 530 तो सरकार को देनी है, और कम से कम अब ये वसूली यहाँ कितना करते थे, ये वसूली 50% से कम 70% तक वसूली करते थे, क्योंकि इनके ऊपर जवाबदेही किसानों को नहीं होता था। हिंदुस्तान के हमेशा जो किसान हमेशा रहे हैं, उनका सीधा एकमात्र अगर छोटा सा भी मुलाजिम जाता था तो किसान डर जाते थे, उनको लगता था कि कुछ गलत हो गया है। उन्हें ऊपर के अधिकारी से बात करने में भी दिक्कत होती थी, इतने ज़्यादा ये या तो गरीब थे या तो डरे हुए रहते थे, क्योंकि इन्होंने जो भी स्थिति देखी थी वो अच्छी नहीं थी। तो रैयतवाड़ी में इसके दोष देखा गया कि यहाँ पे जमींदारी व्यवस्था से भी ज़्यादा महंगी ये साबित हुई। जितना जमींदार वसूलते थे, जमींदारों से ज़्यादा रैयत से इस व्यवस्था में वसूली किया जाने लगा, और भ्रष्टाचार का सीमा बहुत ज़्यादा हो गया। भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया कि जितने कर्मचारी जो लगान वसूली करते थे, वो जितना वेतन पाते थे उससे कम से कम 10 से 15 गुना वसूली अलग से कर लेते थे। यानी भ्रष्टाचार बढ़ा ही। और एक सबसे जो बुरी बात थी इस व्यवस्था का, जो दोष था, वो ये था कि सभी भूमि को एक ही रूप में समान मान लिया गया। सभी भूमि पर समान कर लगाया गया। अब मान लीजिए कि ये एक खेत है X, खेत Y, खेत Z। अब मान लीजिए कि ये जो है ये गंगा का तराई है, यानी अति उपजाऊ है। एक एकड़ है, 1 एकड़, ये भी 1 एकड़ है, ये भी 1 एकड़ है, और ये हो गया अति उपजाऊ, और ये हो गया मरुस्थली, यानी कह सकते हो बांगर, जो उपजाऊ नहीं है। और ये है बांगर साथ बंजर,
और ये है कि अगर सिंचाई मिलेगा तो उपज होगी, नहीं तो नहीं होगी। मतलब कि अगर यहाँ पे 1 एकड़ में 50 कुंटल उपज हो सकता है, 50 तो ज़्यादा बोल दिया हूँ, 25 कुंटल हो सकता है, यहाँ पे मुश्किल से 1 से 2 कुंटल हो सकता है, यहाँ पे 10 से 12 कुंटल हो सकता है। यहाँ की सिंचाई के लिए ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे पानी और खाद दोनों की व्यवस्था ही नहीं है, और यहाँ सिंचाई की व्यवस्था है लेकिन साधन महंगा है। यहाँ पे लागत ज़्यादा आती है, लागत ज़्यादा आती है, यहाँ पे लागत कम आती है, यहाँ लागत का कोई मतलब ही नहीं होता है। अब सब जगह पे यहाँ भी कर दिया गया कि आपको भी देना है 100 रुपया, जो मान के चलो कि 10 कुंटल के बराबर है। यहाँ भी कह दिया गया 100 रुपया और इन्हें भी कहा गया 100 रुपया। अब तीनों लोगों से 100-100 रुपये के डिमांड कर दिया गया कि आपके पास 1 एकड़ है, माना जाता है कि 20 कुंटल आप में उपजाऊ होगा तो 10 कुंटल का हमारा दीजिए, 10 कुंटल का इनसे मांगा गया, 10 कुंटल का इनसे। ये तो खुश हैं क्योंकि यहाँ तो 25 है और देना इनको 10 कुंटल का है, लेकिन इनके पास तो केवल 2 ही कुंटल की उपज हुई है, ये 10 कुंटल कहाँ से देंगे? तो ये छोड़ करके भाग जाएंगे। इनके पास 12 कुंटल हुआ ही, ये 10 कुंटल दे देंगे, 2 कुंटल की लागत लग गई, बचा ही कुछ नहीं। तो ये इन दोनों लोगों ने ज़मीन छोड़ करके भागना पसंद किया, यानी ये दोनों जगह के किसान किसानी करना बंद करने लगे, किसानी करना बंद करके भाग गए, और या तो फिर वहीं पर किसान मजदूर बन गए। क्या बन गए? मजदूर बन गए। ये इतना ज़्यादा प्रताड़ित किए गए, इनसे ज़मीनें छीन ली गई, इनको मजदूर बना दिया गया। और एक मजदूर जो गिरमिटिया होता है, ये सब मैं आगे बताऊंगा कि ये सब क्या होते हैं, कि इतनी दयनीय स्थिति इनकी ला दी गई। कहा जाता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था ने अंग्रेज़ों के समक्ष राजस्व की वसूली का दायित्व तो रख दिया, लेकिन हमारे हिंदुस्तान के किसानों के हड्डियां ज़मीन पे पड़ी हुई थीं। और ये मैं नहीं, लॉर्ड विलियम बेंटिंक कहते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिंक कहते हैं कि किसानों की हड्डियां इस तरह ज़मीन पे पड़ी हैं, अंग्रेज़ों को पता नहीं किस तरह का सबक चाहिए। मतलब जबकि लॉर्ड विलियम बेंटिंक गवर्नर थे, बेंटिंक ने सती प्रथा ख़त्म किया था, ठगी प्रथा ख़त्म किया था, विधवा विवाह जब होता था तो उससे जो टैक्स लिया जाता था उसे ख़त्म किया था। सती प्रथा, ठगी प्रथा, ठगी प्रथा के लिए इन्होंने कर्नल सिलीमैन को नियुक्त किया था, और इसके लिए 1829 के धारा 17 के तहत सती प्रथा को समाप्त किया गया था। तो ये वही विलियम बेंटिंक हैं जो भारतीय किसानों की स्थिति पर अपना दुख व्यक्त करते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था 1792 में तमिलनाडु के 12 महल में कर्नल रीड के द्वारा लागू किया गया था। ये पहला पॉइंट ही है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। 1825 में बम्बई में एल्फिंस्टन के द्वारा लागू किया गया था। यह व्यवस्था संपूर्ण भूखंड के 51% भाग पर लागू था, जो कि सर्वाधिक था। सर्वाधिक भूमि पर रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू था, 51%। इसके गुण क्या क्या थे कि सरकार और किसान के मध्य कोई बिचौलिए अब नहीं रहा, बिचौलिए समाप्त हो गए। लगान की अदायगी ना होने पर भूमि जब्त की जा सकती थी, और लगान लगभग 1/2 था। ये याद रखिएगा, लगभग याद रखिएगा, क्योंकि 55% से लगा करके 33% तक राजस्व वसूले जाते थे, तो 1/2 लगभग था।
दोष इसमें, यह व्यवस्था जमींदारी व्यवस्था से ज़्यादा महंगी साबित हुई और सभी कार्यों के लिए मतलब सभी भूमि के लिए या खेतों के लिए, सभी भूमि या जमीन के लिए राजस्व विभाग का विस्तार किया गया, भ्रष्टाचार में बढ़ोतरी हुई और सभी भूमि पर समान कर लगा दिया गया। यानी कि इन सभी कार्यों के लिए राजस्व विभाग का विस्तार किया गया और इन सभी भूमि के लिए समान कर लगा दिया गया। जब समान कर लागू हो गया तब जिसके उपज ज़्यादा हुआ उसका तो चांदी था, लेकिन जिसके पास उपज ही नहीं हुआ वो कहाँ से व्यवस्था देता? महालवाड़ी व्यवस्था। अब हाल्ट मैकेंजी महोदय इन्होंने एक दिमाग लगाया कि अगर राजस्व की वसूली पूर्ण रूप से करनी है तो पूरे गांव को जिम्मेदार मानो। पूरे गांव को जिम्मेदार मानो। हुआ ये कि पहले अगर एक गांव है और एक गांव में 10 किसान हैं, तो इन 10 किसानों में से क्या होता था कि अगर कोई 2 किसान पैसा नहीं दिया तो बाकी लोग अपना अपना जमा कर देते थे। अब ये 2 किसान अगर नहीं दिए तो इनसे ज़मीन लिया भी जाए तो दिया किसको जाए, और अगर दिया जाए इनमें से इनको दे दिया जाए या अदर व्यक्ति को दे दिया जाए तो ये आपस के रहने वाले हैं, तो ये बड़ी समस्या क्रिएट होती थी। हाल्ट मैकेंजी महोदय ने दिमाग लगाया कि क्यों ना इस व्यवस्था को पूरे गांव को जिम्मेदार मान दिया जाए। इन्होंने कहा कि देखिए, मैं ना तो सीधे किसान से मतलब रखूंगा ना जमींदार से, हमारा मतलब है कि पूरे गांव के लोग हो तुम, आपस में तुम ही लोग पहले डिसाइड कर लो, हम जो भी समझौता करेंगे पूरे गांव से एक साथ करेंगे और पूरे गांव का पैसा एकत्रित होने के बाद मुझे मिलना चाहिए। और इसी में से गांव में से कोई एक ज़्यादा ताकतवर जो था, जिसके पास ज़्यादा ज़मीनें थीं, वो एक मान लीजिए लंबरदार कोई था, मान लीजिए सबके पास में 2-2, 3-3 एकड़ ज़मीन थी, एक के पास मान लीजिए 50 एकड़ ज़मीन है, तो जिसके पास 50 एकड़ था वो तो जबर तो सबसे था ही। इसी को चुना गया और इनको जिम्मेदारी दी गई कि आप पूरे गांव का पैसा वसूल करके, मान लीजिए इस पूरे गांव से 1000 रुपया लगान मिलना था, तब इनसे चाहे आप 1000 अपने पास से ही दे दें और चाहे सबसे वसूल करके दें, चाहे अपन थोड़ा थोड़ा बांट करके लें। ये जिम्मेदारी किसकी हो गई? लंबरदार की। लंबरदार की या प्रधान की जिम्मेदारी, जो वर्तमान प्रधान होते हैं उसी तरह के लंबरदार होते थे पहले। अब इनकी जिम्मेदारी दे दी गई कि लंबरदार से 1000 रुपया किसको लेना है? सरकार को लेना है। अब लंबरदार क्या करेंगे भाई? बातचीत लंबरदार से हो रही है, समझौता हुआ है पूरे गांव के सामने लंबरदार से। अब लंबरदार इन 9 लोगों से, और मान लीजिए कि ये लोग हैं 10 यहाँ पे थे लंबरदार को लेकर, अब लंबरदार इनसे सबसे मिला करके इन्हीं से तो 1000 पूरा लेने की कोशिश करेंगे, चाहे इनसे दे दें। अगर अब इसमें से एक व्यक्ति नहीं देगा तो लंबरदार की जिम्मेदारी है कि पूरा एकत्रित कैसे करते ये जाने। अब जबकि लंबरदार जबर आदमी हैं तो इनसे मारपीट के ले लेंगे। ये तो हो गया कि लंबरदार से 1000 लेना है, जिसमें लंबरदार की भूमि का राजस्व भी शामिल है। ऐसा नहीं कि इनको माफ़ कर दिया गया है,
इनको माफ़ नहीं किया गया है। बस इनसे कहा गया कि इंक्लूडिंग योर लैंड, आपकी भूमि भी शामिल है और पूरा इसमें से 1000 बनता है, मुझे 1000 चाहिए। अब ये क्या करेंगे, तो पहले चाहिए इसको जान लीजिए, उसके बाद में आगे बताते हैं कि हाल्ट मैकेंजी ने 1819 में इस व्यवस्था को शुरू किया, जो 1822 में कानूनी रूप से मान्य हुआ। सर्वप्रथम यह व्यवस्था अवध में और आगरा में लागू किया गया। और इस व्यवस्था में राजस्व व्यवस्था प्रत्येक महाल यानी कि गांव, प्रत्येक गांव से संबंधित कर दिया गया, यानी किसान से समझौता इसमें नहीं था, याद रखिएगा। जैसे रैयतवाड़ी में क्या था, रैयतवाड़ी में समझौता किससे होता था, किसान से। जमींदारी में समझौता किससे होता था, जमींदार से। लेकिन महालवाड़ी में व्यवस्था में समझौता गांव से होता था, महाल से होता था, किसान से, जमींदार से नहीं होता था। भूस्वामी पूरे गांव के तरफ से सरकार के साथ समझौता करते थे, व्यक्तिगत रूप से समझौता नहीं होता था। यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत, पंजाब प्रांत में लागू थी, जो लगभग कुल क्षेत्र का 30% भाग पर लागू था। प्रत्येक गांव में कर वसूलने का कार्य प्रधान या लंबरदार के माध्यम से किया जाता था। ये वही लंबरदार। अब ये तो हो गई कि स्थिति की सरकार ने लंबरदार नियुक्त किए। अब इसकी कमियां क्या थीं? इनकी कमियां ये थीं कि लंबरदार महोदय, जैसे पहले जब एकेडमिक पढ़ाई होती थी तब क्लास में एक मॉनिटर बनता था। तो मॉनिटर जो व्यक्ति बनता था वो ऐसा तो है नहीं कि जो है वो अब पढ़ेगा नहीं या काम नहीं पूरा करेगा या उसकी फीस माफ़ कर दी गई है। बस क्लास में एक व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया गया था जो पढ़ने में अच्छा हो या और उसकी प्रशासनिक स्किल बेहतर हो। तो इसलिए एक व्यक्ति को पूरे क्लास में मॉनिटर बना दिया जाता था। तो मॉनिटर क्या करता था कि कभी कभी ओवर एक्टिंग करने लगता था और किसी के साथ भी थोड़ा बहुत बदतमीजी कर देता था। लेकिन लोग इसलिए उसकी बदतमीजी को बर्दाश्त करते थे क्योंकि वो मॉनिटर था, और नहीं तो शिकायत कर देगा तो मार खानी पड़ेगी। क्योंकि मॉनिटर की शिकायत पे उसको जो है टीचर सुनते थे कि मॉनिटर ने कहा है तो सत्य ही कहा होगा। ऐसे लंबरदार क्या किए कि लंबरदार को एक मौका मिला कि आप जो है पूरा वसूली कीजिए। और लंबरदार महोदय क्या किए, इनको लेकर के 10 थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इनको लेकर के 10। अब इन्होंने क्या किया, जो 1000 देना था, जबकि सर्वाधिक भूमि इनकी थी तो सर्वाधिक देना तो इनको चाहिए। लेकिन अब ये इन 9 से कहेंगे कि भाई देखो तुम्हारे पास कितना एकड़ है, मान लो इनके पास 10 एकड़ है, इनके पास भी 15 एकड़ 12 एकड़ मान लो, इनके पास 10, इनके पास 15, इनके पास 9, इनके पास 7, इनके पास भी मान लीजिए 10, इनके पास 15, इनके पास 20। अब इन्होंने क्या किया, जबकि इनके पास कितना था 50 एकड़, तो इन्होंने कहा जिसके पास 20 है, इनसे इन्होंने कहा देखो भाई आपको 150 देना है। जिसके पास 7 एकड़ था इससे बोले ठीक है तुम ऐसा करना कि तुम 70 दे देना चलो। जिसके पास 9 था इनसे बोले कि देखो तुम 90 दे देना। इनसे कहे 120 दे देना, इनसे कहे तुम 100 दे दो। एक 12 वाले से कहे कि भाई देखो तुम 102 दे दो। 10 वाले से कहे 100 दे दो, 100। 15 वाले से कहे 120 दे दो। अब टोटल कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8
यानी 850 बना सबका मिला करके इन 9 का। अब इनके पास तो 50 एकड़ था, तो इस हिसाब से देखा जाए तो इनका होना चाहिए 500। लेकिन अब ये जो 150 इनका बच रहा है पूरा करने के लिए, इन्हीं में से एडजस्ट कर देंगे। 150 का है बच रहा है, जबकि 48 ही बच रहा है। 148 जो बच रहा है वो इन्हीं लोगों में एडजस्ट करके 1000 किसको दे दिएगा? सरकार को। सरकार को तो 1000 मिल गया, लेकिन इसमें ज़्यादा ताकतवर कौन बन गया? इन लोगों के अपेक्षा ये लंबरदार और ताकतवर हो गए, और यही आगे चल करके फिर जमींदार का रूप धारण कर लेंगे। यानी यहाँ भी भ्रष्टाचार बढ़ गया, और ये बन गए किसके? सरकार के खास हो गए। अब यहाँ पे अभी तो इन्होंने केवल इतना इन लोगों से लिया था जितना देना था। अब इन्हीं लोगों से ये वसूली करेंगे 1200। 200 अपना भी लेंगे क्योंकि अभी सरकार के खास बन चुके हैं, और नहीं तो इनकी ज़मीनें स्वयं हड़प लेंगे। तो ऐसी स्थितियां पनपने लगी, और इन्हीं लंबरदारों के बीच से, इन्हीं लंबरदारों में से महाजन निकले। महाजन मतलब जो ऋण देने लगे, और ऋण जब देने लगे तो ऋण कितने प्रकार की देने लगे, अब इस पे हम चर्चा अभी इसके बाद में करेंगे। तब तक अब मैं पहले तीनों की जो है अंतर बता दूं। पहला जो सबसे पहले मैंने बताया था, इस्तिमरारी या तारुकेदारी यानी पंचसाला व्यवस्था। ये चलाया गया था वारेन हेस्टिंग के द्वारा। वारेन हेस्टिंग ने सबसे पहले जो द्वैध शासन व्यवस्था था उसे समाप्त किया था। द्वैध शासन व्यवस्था को इन्होंने समाप्त किया था, क्योंकि ये द्वैध शासन व्यवस्था कौन लगाया था? क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा द्वैध शासन बंगाल में लगाया गया था। और इस द्वैध शासन व्यवस्था को 1772 में वारेन हेस्टिंग ने समाप्त करके पंचसाला व्यवस्था को लगाया था। उसके बाद में इनके बाद आए कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस ने 1790 में एक व्यवस्था बनाया, 10 साला व्यवस्था, 10 साल का व्यवस्था बनाया। 10 साल के व्यवस्था को बनाया तो गया, लेकिन जल्दी ही 1793 में क्या कर दिया गया? स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कर दिया गया। और इस स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था पूरे क्षेत्र के 19% भाग पर लागू थी। अब अलग अलग स्थितियों में, एक तो यह हो गया आपका स्थायी बंदोबस्त, पहला हो गया द्वैध शासन, दूसरा हुआ इस्तिमरारी तालुकेदारी या पंचसाला व्यवस्था, उसके बाद स्थायी बंदोबस्त, और स्थायी बंदोबस्त के बाद में आपका आएगा रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था को सबसे पहले लगाया गया था तमिलनाडु के 12 महल में। कर्नल रीड के द्वारा। कर्नल रीड महोदय ने इसे लागू किया था, और ये 51% भाग पे लागू था, जो सर्वाधिक था। 1825 में बम्बई में एल्फिंस्टन महोदय के द्वारा
रैयतवाड़ी व्यवस्था को लगाया गया था। तीसरी जो व्यवस्था थी महालवाड़ी, ये लॉर्ड मैकेंजी के द्वारा शुरू किया गया था। 1822 में ये लीगल हुआ, मतलब कानूनी रूप से मान्य हुआ, और 1819 में इसे शुरू किया गया था। ये लागू था 30% भाग पर। अब यहाँ पे इसको आप बारी बारी से समझ लीजिए। इस्तेमरारी हो गया पंचशाला, यहाँ पे वारेन हेस्टिंग का और क्लाइव की स्थिति को हटा दीजिए। और एक कार्नवालिस मतलब स्थायी बंदोबस्त, दूसरा रैयत बंदोबस्त और तीसरा महलवाड़ी। अब इन तीनों पे एक बेसिक अंतर और देख लीजिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये स्थायी है, ये रैयत है और ये महलवाड़ी। स्थायी बंदोबस्त में स्थायी बंदोबस्त 19% पे लागू था, ये 51% पे लागू था, ये 30% पे लागू था। इसको कार्नवालिस ने लगाया था, इसको कर्नल रीड ने लगाया था और इसे लॉर्ड मैकेंजी ने लगाया था। ये जमींदारों से समझौता था, जमींदारों से सरकार का समझौता। इसमें किसानों से सरकार का समझौता था, किसानों से सरकार का समझौता, और इसमें गांव से सरकार का समझौता, गांव से सरकार का समझौता। यानी ये आपको इतना केवल याद रखना है कि स्थायी बंदोबस्त, इसके तहत दो बातें याद रखनी है, 1793 और 1794। 1793 में ये व्यवस्था लाया गया और 94 में सूर्यास्त कानून लाया गया। सूर्यास्त कानून ये लागू हुआ 1793 में, और ये 1820 में 12 महल तमिलनाडु में लागू हुआ, और ये लागू हुआ 1822 में कानूनी रूप से, वैसे 1819 में शुरू हो गया था, तो 1822 मान के चलिए। तो यहाँ पे 30%, 19%, 51%। इस व्यवस्था को इतने में ही पूरा आप समेट सकते हैं। स्थायी बंदोबस्त 19% भाग पर कार्नवालिस द्वारा जमींदारों से समझौता, 93 में लागू सूर्यास्त कानून इससे जुड़ा हुआ है, 1794 में आया। रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 में तमिलनाडु के 12 महल में पहली बार लागू, टोटल क्षेत्र के 51% पर लागू, कर्नल रीड के द्वारा लगाया गया, किसानों से सरकार का समझौता। महलवाड़ी व्यवस्था टोटल भूभाग के 30% पे 1822 में कानूनी मान्यता प्राप्त के साथ लागू हुआ। कर्नल मैकेंजी इसके कर्ता धर्ता थे और पूरे गांव से इसका सरकार का समझौता हुआ। तो ये रहा आपका राजस्व व्यवस्था में। अब इसी राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत एक शब्द आता है धन निष्कासन का सिद्धांत। धन निष्कासन का सिद्धांत जो है 1868 में दादा भाई नौरोजी ने इस पर जोर दिया और फिर कई अन्य भारतीयों ने इस पर काम किया।
1858 का जब विद्रोह हुआ, 57 का विद्रोह हुआ, तो इस विद्रोह के बाद में जब एक पील कमीशन बनाया गया था, पील आयोग, और पील आयोग ने भारतीय का और अंग्रेज़ों के जो मध्य का जो दूरी है उसको उजागर कर दिया। और इससे अंग्रेज़ समझ गए कि वे केवल बताते हैं कि हम सभ्य बनाने आए हैं, लेकिन वास्तविकता में ये खुद ही असभ्य हैं। ब्रिटेन में इनकी पॉलिसी कुछ और है और भारत में कुछ और, दोनों में एकरूपता नहीं है। और ये सबसे पहले कौन समझा? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने 1867 में इन्होंने बताया, एक इनकी पुस्तक है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस पुस्तक में इन्होंने धन निष्कासन के बारे में व्याख्या दिया है। धन निष्कासन को 1857 के विद्रोह के बाद में धन निष्कासन पे चर्चा प्रारंभ हो गया था। अब यहाँ पे आप केवल धन निष्कासन के बारे में समझिए। अब धन निष्कासन में पहली बार दादा भाई नौरोजी ने 1867 में बताया कि भारत से 1/4 धन, यानी 25% धन, जितना भी ओवरऑल जीडीपी का होता है, सकल घरेलू उत्पाद का, वो 25% चला जाता है, वो दोबारा लौट करके भारत में नहीं आता है। और बम्बई के एक गवर्नर थे, गवर्नर कह लीजिए, एक कर्मचारी थे अंग्रेज के, उन्होंने कहा कि हमारी व्यवस्था कुछ ऐसी काम करती है कि गंगा के तट से अच्छी वस्तुएं सोख करके एक स्पंज के, हमारी व्यवस्था एक स्पंज की तरह कार्य करती है, जो गंगा के तट से अच्छी वस्तुओं को सोख करके टेम्स के किनारे ला करके गिरा देती है। यानी कि हमारे यहाँ से अच्छी चीज़ें निकल जा रही हैं। और दादा भाई नौरोजी भी कहते हैं कि यहाँ से धन चला जा रहा है और भारतीयों को ठगा जा रहा है। उसके बाद में एम.एन. राय और गोपाल कृष्ण गोखले, इन तमाम जो है भारतीयों ने धन निष्कासन पे अपनी अपनी बात बताई। दादा भाई नौरोजी ने बताया कि भारत 20 रुपया वार्षिक भारतीयों की आय है। इतना गरीब हो गया है भारत। 20 रुपया वार्षिक, एक साल में 20 रुपया प्रति व्यक्ति है। मतलब ये भी ज़्यादा लग रहा है लोगों को, यानी कि स्थिति दयनीय हो गई। दादा भाई नौरोजी ने अपना कई और पुस्तक भी लिखा है, लेकिन पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें धन निष्कासन के बारे में चर्चा काफ़ी किया गया। अब धन निष्कासन को सबसे ज़्यादा प्रभाव कहाँ था? धन निष्कासन से जो सबसे ज़्यादा भारतीयों को नुकसान हुआ वो क्यों हो रहा था? उसका एक भाग था गृह प्रभार। गृह प्रभार, अगर धन निष्कासन के कारण, धन निष्कासन का कारण अगर 10 पॉइंट है, 10 बिंदु, तो उनमें से एक बिंदु गृह प्रभार था, 9 बिंदु अन्य हैं, अदर, लेकिन एक बिंदु गृह प्रभार था जो सबसे बड़ा था। अब ये गृह प्रभार क्या था? गृह प्रभार किसे कहते हैं? गृह प्रभार का प्रभाव किस तरह से था? तो इस पे हम समझते हैं। 1813 में एक एक्ट आया था और 1813 में
चार्टर एक्ट 1813 में बताया गया था कि अब भारत का मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत और भारत मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी। अब भारत का व्यक्तिगत वजूद नहीं था। व्यक्तिगत वजूद नहीं रहा। एक बार दादा भाई नौरोजी असेंबली में लॉर्ड्स ऑफ कॉमन्स में बोलते हुए ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में बोलते हुए कहा था दादा भाई नौरोजी ने कि ब्रिटिश भारत वास्तविक में ब्रिटिश का ही भारत है। भारतीयों का नहीं, ऐसा लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह से वो भारतीय संसाधन को इस्तेमाल करते जा रहे थे, भारतीय धन को लूटते जा रहे थे, उसमें दादा भाई नौरोजी इतना दुखी थे। दादा भाई नौरोजी वहाँ पे सांसद रहे हैं ब्रिटेन में, तो इतना दुखी थे कि मतलब भारत से ऐसे धन लूट रहे हैं जैसे लग रहा है कि मतलब ये भारतीयों का है ही नहीं। तो इन्होंने बताया 1813 में कि सबसे बड़ा मद गृह प्रभार होता है। और गृह प्रभार में आता क्या क्या है? सैन्य सामग्री की खरीद, लंदन में स्थित ऑफिस का व्यवस्था, ऋणों पर ब्याज, रेलवे पूंजी पर ब्याज, सेना के अस्थायी खर्च, कंपनी द्वारा सेवानिवृत्त की पेंशन। अब देखिए इसको एक एक समझते हैं। सैन्य सामग्री की खरीद, सैन्य सामग्री खरीद कौन रहा है? ब्रिटेन। यानी ब्रिटेन खरीद रहा है, इस्तेमाल कहां पे करेगा? भारतीयों पर शासन के लिए। उसके बाद में जो ब्रिटेन खरीदेगा सैन्य सामग्री, वो भारतीयों पे शासन के लिए प्रयोग करेगा, लेकिन जो इसकी पैसा होगा वो ब्रिटेन नहीं लगाएगा, वो भारत से लिया जाएगा। वो कहाँ से लिया जाएगा? वो भारत से। इसका देनदारी भारत की होगी, शासन भी भारतीयों पर होगा, अत्याचार भी भारतीयों पर होगा। इसके द्वारा खरीदी गई गोली भारतीयों के सीने पे लगेगी। भारतीयों के ऊपर ही अत्याचार करके ये पूरा जो ताकत बनाएंगे, लेकिन खर्चा भारत का होगा। दूसरा है लंदन में स्थित ऑफिस। भारतीयों पे शासन करने के लिए ब्रिटेन के लंदन में ऑफिस बनी हुई है, यानी कार्यालय है। इस कार्यालय में 10 से 50 व्यक्ति बड़े पद पे बैठे हुए भारतीयों पे शासन के नियम बनाते हैं। ये कौन है जो 10 से 50 व्यक्ति हैं? ये कौन है? ये अंग्रेज हैं। इनका वेतन सबका हाईएस्ट होगा। वो वेतन जो इनका वेतन, खर्चा, कार्यालय में जो कर्मचारी हैं उनका वेतन, कार्यालय के सफाई कर्मी, कार्यालय में जो कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं जो खाएंगे पिएंगे, खाने पीने की व्यवस्था, मेडिकल की व्यवस्था, गाड़ी का व्यवस्था, तेल का व्यवस्था, घर का व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था पे जो खर्च होगा वो कौन देगा? वो देगा भारत। ये जो ऋण पर ब्याज, भारतीयों को जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहीं से भी ऋण लिया होगा, वो ऋण अब कौन देगा, अदा करेगा? वो ऋण देगा भारत। रेलवे पूंजी के लिए कहा गया कि ब्रिटेन ने कि वहाँ के उद्योगपतियों से कि आप भारत में रेलवे के विकास में पैसा लगाओ।
4.4 से 5% तक ब्याज। जिस दिन से पैसा लगाओगे प्रोजेक्ट शुरू होगा चाहे नहीं होगा वो पैसा दिया जाएगा। वो पैसा कौन देगा? वो देगा भारत। सेना में अस्थायी खर्च, जो इधर उधर की खर्चा है, किसी अन्य जगह जाते हैं, देश विदेश घूमते हैं, लेकिन वो भारत में जो है पोस्टेड हैं, तो उसका खर्च कौन देगा? भारत। भारत में रहे हुए ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में जो बनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो 1757 के बाद अगर 57 के बाद में जो भी कर्मचारी रहे हैं अगर वो जिंदा हैं, उनका पेंशन कौन देगा? वो देगा भारत। यानी कि जो गृह प्रभार, ये इतने मिला करके इसे गृह प्रभार कहा जाता है, और ये सारा खर्च होता था भारत से। यानी भारत को एकदम लूटने पे ये लोग लगे हुए थे। तो धन निष्कासन सिद्धांत पे सबसे ज़्यादा मद गृह प्रभार का, होम चार्जेस का, यानी इन पॉइंटों पे, इन बिंदुओं पे ज़्यादा खर्चा होता था। अर्थव्यवस्था से जुड़ी कुछ प्रथाएं थीं, जैसे ददनी प्रथा, तिनकठिया प्रथा, कमियोटी प्रथा, दुबलाहाली प्रथा। अब ये ददनी प्रथा क्या था? ददनी प्रथा में क्या होता था कि किसानों को अपने चंगुल में फंसा लिया जाता था। कैसे? किसानों को अग्रिम ऋण दे दिया जाता था। अग्रिम ऋण देकर खेती करवाई जाती थी। अब जब किसान अग्रिम ऋण ले लिए हैं महाजन से या अंग्रेजों से, तो उनके बताए अनुसार ही खेती करेंगे। अब जब अग्रिम ऋण लेते थे, उपज के बाद में ऋण चुका देते थे, जो बचता था वो खाने के लिए या अन्य कार्यों के लिए रखते थे। दोबारा फिर खेती करने के लिए अग्रिम ऋण लेना पड़ता था। तो ददनी प्रथा तो ये था कि कारीगरों और शिल्पियों को अग्रिम पेशगी दे करके के रूप में धन देते थे। जैसे किसानों को दे दिया, उसके साथ साथ क्या हुआ कि जो कारीगर थे, कारीगर और शिल्पी, कारीगर को दे दिए सामान कच्चा माल लाने के लिए पैसा, और शिल्पी को दे दिए कच्चा माल लाने के लिए पैसा। अब जब कच्चा माल कारीगर और शिल्पी ले आए और कर्जदार हो गए अंग्रेज के, अब कच्चा माल के बाद में मान लीजिए कारीगर है और ये बेड बनाता है, और लकड़ी लाने के लिए पैसा अंग्रेज से पहले ले लिया और बेड बनाया। बेड बन के जब तैयार हुआ तब कारीगर का लागत हुआ मान लीजिए 3 रुपया। 3 रुपया लागत हुआ और अंग्रेज़ों से 3 रुपया ले चुका था। अब इस बेड को अब अंग्रेज़ों ने जो पैसा दिया ये ब्याज सहित बना 4 रुपया। अब इस बेड को अगर ये बेचेगा 6 रुपये में तब तो इसका फ़ायदा आएगा, लेकिन इसको क्या होता था, अग्रिम धन देने के बाद अंग्रेज इस बेड को ज़्यादा से ज़्यादा 4 रुपये में ही लेने के लिए तैयार होते थे। तो जो धन दिया गया था वो और ब्याज मिला के हो गया, तो इनके पास कुछ बचता नहीं था। ऐसे शिल्पियों के साथ था। तो धीरे धीरे जो कारीगर थे और ये शिल्पी थे, ये काम छोड़ छोड़ करके गांव के तरफ भाग गए। गांव के तरफ ये भाग गए। जब गांव के तरफ भागे तो जाहिर सी बात है दबाव किस पे होगा? कृषि पे। कृषि पे दबाव हुआ। तो अंग्रेजों के आर्थिक व्यवस्था के चलते हमारी कुटीर उद्योग, शिल्पकारी व्यवस्था, कारीगरी व्यवस्था, ग्रामीण उद्योग, ये सब समाप्त हो गए, ये सब खत्म हो गए और इसका स्थान ले लिया मशीनों ने। और नुकसान हुआ भारतीयों का, कुटीर उद्योगों का, और गांव में कृषि पे दबाव पड़ा, और कृषि पे दबाव पड़ा तो खाने वाले ज़्यादा हो गए और इसका खेती का उपज कम होता गया। यानी ददनी प्रथा का एक नुकसान ये भी था। अगला है तिनकठिया प्रथा। तिनकठिया प्रथा
चंपारण बिहार में नील की खेती करने के लिए भारत में अंग्रेज़ों ने लगाया था। अंग्रेज़ों ने कहा देखिए, अगर आपके पास में 1 बीघा ज़मीन है, यानी आपके पास 20 बिस्वा ज़मीन है, तो 20 बिस्वा में से 3 बिस्वा आपको नील का उत्पादन करना ही पड़ेगा। 3 बिस्वा यानी 3/20, इसी को 3 कठिया कहा गया। 3 कठिया का मतलब 20 कट्ठा 1 बीघा में होता है, जिसे सामान्यतः 20 बिस्वा बोला जाता है, बिहार में 20 कट्ठा बोला जाता है। उसमें से 3 कट्ठा पे नील की खेती करनी पड़ती थी, बाकी 17 कट्ठा पे अपना जो करना है कीजिए। और इस नील की खेती जब होता था तो नील उत्पादन के बाद में अंग्रेज मनमानी करते थे, और इसी के लिए चंपारण में गांधी जी ने पहला सत्याग्रह किया था, इसी 3 कठिया के खिलाफ। तो 3 कठिया प्रथा क्या था? 3/20 भाग पर, यानी 20 बिस्वा में से 3 बिस्वा पे नील की खेती करनी पड़ती थी। और इसके लिए 1917 में गांधी जी ने पहला सत्याग्रह इसी के खिलाफ किया था, 3 कठिया के खिलाफ। सबसे कठिन और सबसे घिनौनी प्रथा थी कमियोटी प्रथा। कमियोटी प्रथा क्या था? कमियोटी प्रथा, जैसा कि मैंने समझाया था कि ये किसान हुआ करते थे। किसान अपनी खेती पे फसल उगाता, साहूकार से लिया पैसा कि हमको दे दीजिए, इनसे लिया 2 रुपया कि दे दीजिए हम खेती करेंगे, और इस पे लगान लगा हुआ है कितना? 2 रुपया। यानी कि 2 रुपया ये कृषि ले करके यहाँ खेती किया, और ऋण बन करके होगा 3 रुपया, 1 रुपया के ब्याज पर। 1 रुपया के ब्याज पर साहूकार से पैसा ले लिया। अब साहूकार से पैसा लिया 1 रुपया के ब्याज पर, 2 रुपया ले लिया, अनाज यहाँ पे नहीं उपजा। अब 2 रुपया टैक्स भी है, कर, यानी 2 रुपया ये, 2 रुपया ये, और 1 रुपया मिला के हुआ 5 रुपया, और अनाज हुआ ही नहीं। अब इस 5 रुपया को चुकाने के लिए इसमें से ये आधा ज़मीन बेच देगा। 5 रुपये में किसको दे देगा? साहूकार को। साहूकार 3 रुपया अपना काट के 2 रुपया इनको और दे देंगे, और ये 2 रुपया क्या करेंगे? ये 2 रुपया उठा करके अंग्रेज़ों को दे देंगे कर के रूप में। अब इनके पास कुछ नहीं बचा, फिर ये 3 रुपये में इसको दे देंगे साहूकार को। 3 रुपये में अपना खर्चा के लिए इनके पास ज़मीन बचाइए। अंत में फिर ऐसी गतिविधि आएगी, और ये पूरी ज़मीन जो है, पूरी ज़मीन इनकी हो जाएगी, और ये हो जाएंगे कर्जदार। कर्जदार भी बन गए, ज़मीन भी चली गई, और इसके ब्याज का पैसा इतना ज़्यादा हो रहा था कि ये कर्ज के तले तो दबे ही रह गए, और पूरी ज़िंदगी इस कर्ज के ब्याज में साहूकार के नौकर बन गए। और ये वही जो ज़मीन कभी इनकी हुआ करती थी, अब यही ज़मीन साहूकार के नाम है, इसी ज़मीन पे भी ये मजदूर बन गए, और पूरी ज़िंदगी इस ब्याज पे अपना खपा देंगे। यानी बिहार में, उड़ीसा में कृषि दास बन करके जीवन भर ऋण के ब्याज के बदले ये, अब जो कभी इनकी भूमि, कहा जाता किसान का खेती, ज़मीन ही जो है सब कुछ होता है। गांव के किसी व्यक्ति से आज भी कहिए ज़मीन के लिए, तो ज़मीन देने के लिए जान देना पसंद करेगा, ज़मीन नहीं देगा, और ये वही ज़मीन पर मजदूर बन गए। तो सबसे घिनौनी प्रथा ये थी कम्युनिटी प्रथा, और साहूकार, इसमें जमींदार साहूकार मिल करके अंग्रेज़ों के साथ मिलकर किसानों को कृषि दास बनने पर मजबूर कर दिए। अगली प्रथा था दुबला हाली प्रथा। दुबला हाली प्रथा में क्या होता था? जो कृषि दास होते थे, मजदूर होते थे, ये अपने मालिक को अपना सब कुछ मानते थे। जिन मालिक को अपने संपत्ति का और अपना स्वयं का संरक्षक मानते थे,
अपने मालिक को। दक्षिण भारत की जो मूवी है उसमें कई ऐसे मूवी आपको देखने को मिलेंगे कि बहुत लोग मालिक मालिक करते हैं और मूवी में दिखाया जाता है कि मालिक ने चाहा तो लड़की का एडमिशन हो गया, लड़का पढ़ाई करने गया, लड़की का विवाह हो गया, लड़की को नौकरी मिल गई। ये कौन कर रहा? मालिक। तो ये जो दुबला हाली प्रथा है, इसी प्रथा का कहीं ना कहीं एक सिंबल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ददनी प्रथा, तिनकठिया प्रथा, कम्योटी प्रथा, दुबला हाली प्रथा, तो ये रहा भूराजस्व व्यवस्था। तो दोस्तों मैं अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।